So first question is enolic form of butanone contains. तो कितना सिग्मा पाई और लोन में काउंट करना है. सो ये स्ट्रक्चर जो है वो इनॉल फॉर्म ऑफ ब्यूटेनॉन है. सो इसमें दिख रहा है क्या, एक पाई बॉन्ड है और ये जो नंबर्स लिखा है इनको ऐड कर लो, आपको सिग्मा बॉन्ड पता चल जाएगा. और कितने लोन पे, तो 2 लोन पे. तो इसमें आंसर आता है 12 सिग्मा 1 पाई एंड 2 लोन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि x और y is the number of sum of sigma and pi bond in case of enol form of 3 क्वेश्चन है कि x जो है वो सम ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स है कीटो फॉर्म में, और y जो है सम ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स है इनॉल फॉर्म में. तो आपसे आंसर पूछा गया है कि x माइनस वाई क्या होगा. अब देखो ये आपका रहा 3 फिनाइल प्रोपेनल. अब इसका सपोज अगर इसका सपोज कोई इनॉल फॉर्म लिखता है तो इनॉल फॉर्म में क्या मिलेगा हमें, बस चेंजेस क्या करना है, CH2 और यहाँ पे एक एच को हटा के डबल बॉन्ड बनाना है और यहाँ पे डबल बॉन्ड होके OH में कन्वर्ट करना है. तो बेसिकली टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में कोई चेंजेस नहीं होता है, केवल बॉन्ड रीअरेंज होता है. तो कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डिफरेंस क्या आएगा सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा चाहे वो कोई भी कंपाउंड हो. तो की पॉइंट क्या है, किसी भी कंपाउंड में कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होने में सिग्मा और पाई के नंबर्स में कोई चेंज नहीं होता है, ना ही लोन पेयर में चेंज होता है. तो जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा, काउंट करने का जरूरत ही नहीं है. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो इसका आंसर होना चाहिए 0. तो ऑप्शन है नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन. थर्ड क्वेश्चन है IUPAC फॉर CH3CO NBrCl. ये मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है. अब एमाइड्स का नाम लिखने का तरीका होता है कि अगर N पे कभी भी कोई सब्स्टिट्यूएंट लगता है तो पहले हम सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले लिखते हैं. तो ये ब्रोमो है और क्लोरो है, तो अभी ब्रोमीन क्लोरीन कार्बन से अटैच तो है नहीं, तो नंबर नहीं देंगे. हम क्या बोलेंगे, N ब्रोमो N क्लोरो इथेनामाइड. अब एक ऑप्शन यहाँ पे एसिटामाइड भी है, बट एसिटामाइड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, बिकॉज एसिटामाइड कॉमन नेम है, इथेनामाइड IUPAC नेम है. तो इसका आंसर क्या होगा, ए. नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके पास है कि आपके पास एक कंपाउंड दिया गया और इस कंपाउंड में आपसे बोला गया है कि बताओ IUPAC नेम क्या होगा. अब देखो ये कंपाउंड है. अब कभी भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप हो तो एक कार्बन से हम क्या करते हैं, नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, और दूसरे कार्बन से क्या करते हैं, हम खत्म करते हैं, अगर दोनों ही सेम फंक्शनल ग्रुप हो. तो इस कार्बन से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म किया, तो एक प्रोपाइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट आया और एक इथाइल ग्रुप आया. तो क्या लिखेंगे, 2 इथाइल. 2 प्रोपाइल पहले नहीं लिखेंगे, क्यों, बिकॉज 2 प्रोपाइल लिखने पे P से पहले E आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर. तो क्या लिखेंगे, 2 इथाइल 2 प्रोपाइल प्रोपेन डायोइक एसिड. तो आपका आंसर क्या हो गया, D. देन क्वेश्चन नंबर 5, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड्स कैन नॉट शो टॉटोमेरिज्म. अब देखो पहला क्वेश्चन जो है वो इनॉल फॉर्म लिखा हुआ है, तो उसका कीटो फॉर्म मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो ये कंपाउंड शो कर सकता है. तो क्वेश्चन में कीटो फॉर्म देके इनॉल फॉर्म भी पूछा जाता है, इनॉल फॉर्म देके आपसे कोई कीटो फॉर्म भी पूछा जाएगा. जैसे यहाँ पे है तो ये कीटो फॉर्म दिया गया, इसको हम इनॉल फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है. आप चाहो तो इस वाले कार्बन से भी आप कर सकते हो, इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन को भी आप यूज कर सकते हो. बाकी बी और सी क्या है, एस्टर है. अब एस्टर के केस पे नहीं होता, लेकिन अगर एस्टर का डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो तो ये डीलोकलाइज सिस्टम हो जाएगा और कुछ इस तरह का यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा. अब इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ पे इनॉल फॉर्म दिख रहा है, डबल बॉन्डेड कार्बन कंटेनिंग OH ग्रुप आर कॉल्ड एज इनॉल. तो यहाँ पे तो कंडीशन क्या क्रिएट होता है कि एस्टर के साथ अगर कोई डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होगा, जैसे ये ग्रुप के साथ ये वाला डबल बॉन्ड कंजुगेशन में है, तो बोलेंगे यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो सकता है, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए आंसर क्या हो गया, बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रक्चर शोज. अभी ये स्ट्रक्चर दिखाया गया और आपसे पूछा गया क्या क्या इसमें आइसोमेरिज्म होगा. अब देखो ये डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का कंडीशन क्या होता है कि डबल बॉन्डेड कार्बन पे दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए. ठीक है, ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है. तो बोलेंगे डबल बॉन्ड पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है. ये कार्बन कायरल है, ऑल 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट, तो यहाँ ऑप्टिकल हो गया. अब ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन हो गया, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है, तो अल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होगा, टॉटोमेरिज्म भी होगा. तो आंसर क्या होगा, ज्योमेट्रिकल प्लस ऑप्टिकल प्लस टॉटोमेरिज्म. तो आंसर क्या आता है, ऑल ऑफ दिस.
मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये आपको दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं 1 and 2। ये स्ट्रक्चर 1 है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है। आपसे बोला गया करेक्ट स्टेटमेंट क्या। अब देखो ये स्ट्रक्चर देखने से पता चल रहा है ये बॉन्ड और ये ग्रुप दोनों सिमिलर है, सेम साइड है, तो क्या बोलेंगे सिस फॉर्म। ये दोनों अपोजिट हो गया तो क्या बोलेंगे ट्रांसफॉर्म। सो 1 and 2 आर डायस्ट्रियोमर्स, तो सिस और ट्रांस के बीच का रिलेशन होता है डायस्ट्रियोमर्स का, तो पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट 1 and 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखो दोनों स्ट्रक्चर जो है वो प्लानर है। क्यों प्लानर है? बिकॉज सारे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इवन नाइट्रोजन जो है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो प्लानर स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। थर्ड स्टेटमेंट 2 इज मोर स्टेबल देन 1 ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही है। इस वाले में इस ग्रुप और इस ग्रुप में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है बिकॉज ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनके बीच में नहीं हो सकता। तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल है विथ रिस्पेक्ट टू 1, क्यों? बिकॉज उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन 2 इज मोर पोलर देन 1। अब देखो यहाँ पे तो सिस में है, सिस में डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होता है ट्रांस से, तो 1 वाला जो होगा वो ज़्यादा पोलर होगा 2 से। तो ऑप्शन क्या बनना चाहिए 1 और 3, तो आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इन द गिवन कंपाउंड। अब देखो आपके पास कंडीशन क्या है कि अगर कभी भी आपके पास डबल बॉन्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर आए और ये कंटिन्यूस है, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, साइक्लिक है, डबल बॉन्ड है, हो सकता है केवल डबल बॉन्ड या क्यूमीन जैसा हो या साइक्लिक सिस्टम हो स्पाइरो जैसा, तो उस केस में क्या करते हैं हम केवल नंबर काउंट करते हैं। अगर आपके पास इन दोनों का कॉम्बिनेशन या इसका एक भी कॉम्बिनेशन अगर ऑड नंबर में है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, प्रोवाइडेड टर्मिनल ग्रुप कौन है यहाँ पे? नाइट्रोजन है, इन दोनों पे डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए। तो एक सब्स्टिट्यूएंट तो OH है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट कौन है? लोन पेयर है। यहाँ पे एक OH है, दूसरा कौन है? लोन पेयर है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है? सीन और एंटी हो सकता है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पॉसिबल है और क्या होगा? सीन और एंटी। तो आंसर क्या लिखेंगे? 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन है कि एक इनएंजियोमेरिक प्योर एसिड है। प्योर बोलने का मतलब या तो R फॉर्म होगा या S फॉर्म होगा, या ऐसा बोलो D फॉर्म बोलो या L फॉर्म बोलो। तो मैंने R फॉर्म यूज किया, या डेक्स्ट्रो या लिवो जो भी हो सकता है। अब ये एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है जो कि रेसिमिक मिक्सचर है, मतलब रेसिमिक मिक्सचर में R फॉर्म भी मिलेगा S फॉर्म भी मिलेगा। अब एसिड प्लस अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? एस्टर। तो क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इसमें क्या हो सकता है। अब देखो R ने R के साथ रिएक्शन किया, क्या बना? R बोलने का मतलब R फॉर्म ऑफ एसिड रिएक्ट विद R फॉर्म ऑफ अल्कोहल, क्या बनेगा? RR एस्टर। R फॉर्म ऑफ एसिड रिएक्ट विद S फॉर्म ऑफ अल्कोहल, क्या बनेगा? RS फॉर्म ऑफ एस्टर। तो RR और RS बना। अब ये जो एस्टर है तो यहाँ पे दो तरीके का कंपाउंड बना, एक RR और एक क्या बना? RS। दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, बट दोनों ही ना तो आइडेंटिकल है ना ही एनेंशियोमर्स है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर। Mixture of diastereomers are optically active if one of them or both are active. Pure enantiomers भी नहीं होगा, major compounds भी नहीं होगा, racemic mixture भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 पूछा गया कौन सा पेयर ऑफ enantiomers बता रहा है। अब देखो मैंने सब में कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है। अब कोई केवल कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है वो देखो। यहाँ पे ये दिख रहा है और ये दोनों दिख रहा है। प्रॉब्लम क्या है कि ये R दिख रहा है S, पर देखो डिफरेंस क्या है, इन दोनों के बीच में स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि कनेक्टिविटी का डिफरेंस है। यहाँ इस कार्बन के पास OH है, मतलब CH3 के नेक्स्ट वाले कार्बन के पास OH है, और यहाँ पे C2H5 के नेक्स्ट वाले कार्बन के पास OH है, मतलब कनेक्टिविटी का डिफरेंस हुआ। तो 1 और 2 में अगर कुछ होगा तो वो जो रिलेशन होगा वो स्ट्रक्चरल का होगा, स्टीरियो का नहीं हो सकता है। तो 1 और 2 तो कभी एनेंशियोमर्स हो ही नहीं सकता है। बाकी 3 और 4 में आप देखो एग्जैक्टली कनेक्टिविटी सेम है और कायरल कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट है। हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे 2s है और 3r है, और यहाँ पे 2r और 3s मिले एग्जैक्टली अपोजिट है, तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? एनेंशियोमर्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया है कि इस कंपाउंड के कितने पोजिशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। देखो अभी क्या है 1 2 3, यहाँ पे नंबरिंग करते क्या बनेगा 1 2 4, और यहाँ पे क्या बनेगा 1 3 5। तो इस कंपाउंड्स के आप 3 ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए इसका आंसर 3 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ एसटीडी आइसोमर्स फॉर दिस कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या, ये कार्बन कायरल है, ये जो सर्कल वाला कार्बन है वो भी कायरल है, देख लो उस पर 3 ग्रुप, एक ग्रुप तो ये अटैच्ड है, दूसरा ग्रुप ये अटैच्ड है और तीसरा ग्रुप ये अटैच्ड है, तो ये कार्बन भी हो गया। अब इस कार्बन पे देख लो, इस कार्बन पे H है, CH3 है, ये का पूरा ग्रुप है और बाकी पूरा का स्ट्रक्चर है, तो मतलब ये कार्बन भी कायरल है। तो एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अब इस डबल बॉन्ड पे देखें तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, बट इस कार्बन पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो टोटल अपने पास 4 स्टीरियो सेंटर है, तो और जो कंपाउंड है वो सिमेट्रिक नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर 2 टू द पावर n, ऑल आर एक्टिव। तो आंसर क्या होगा 2 टू द पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अच्छा यहाँ पे मैंने नहीं बोला ये क्यों नहीं होगा, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये क्यूमीन का एग्जांपल है। एंड इन केस ऑफ क्यूमीन अगर आपके पास इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिजॉल्वेबल। रिजॉल्वेबल बोलने का मतलब है ऐसा कंपाउंड जो ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखलाता हो। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड्स को डिफरेंट फॉर्म्स मिलेंगे, उनको हम आपस में सेपरेट कर सकते हैं। अब चारों ऑप्शन जो है बाइफिनाइल्स का है, तो कंडीशन क्या सर्च करना है वो देखो। बाइफिनाइल्स के केस में अगर ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स पे हाइड्रोजन के अलावा कुछ भी आएगा तो कंडीशन क्रिएट हो सकता है। जैसे यहाँ पे ए में ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन के अलावा कुछ आया, यहाँ भी ऑर्थो पे आया, यहाँ पे मतलब एक कंडीशन है, इसमें भी ऑर्थो पे आया, इन दोनों में नहीं आया, मतलब सी और डी तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट केस क्या है कि आपके ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करना चाहिए कोई भी ग्रुप। और दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों ही फिनाइल रिंग एसिमेट्रिक होना चाहिए। कैसे देखेंगे, तो इसमें आप क्या करो, रिंग को बिल्कुल बीचों बीच डिवाइड करके देखो, दोनों तरफ अगर सेम है तो सिमेट्रिक है, नहीं है तो एसिमेट्रिक है। तो ये दोनों तो सेम हो गया, तो बोलेंगे ये रिंग सिमेट्रिक है। तो दोनों रिंग में से अगर एक भी रिंग सिमेट्रिक हुआ तो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इस केस में ये रिंग यहाँ डिवाइड करके देखो, एक NO2 है, SO3H है, यहाँ पे SO3H है, NO2 है, तो दोनों रिंग क्या है, एसिमेट्रिक है। सो इन केस ऑफ बी both rings are asymmetric, so B is optically active, so it can be resolved. so ये इसका आंसर था। नेक्स्ट टॉपिक आपका GOC है, जो मैंने शेड्यूल में डाल रखा है, उसका अच्छे से रिवीजन कीजिए, मैं क्वेश्चन डालूंगा, प्रैक्टिस करते रहिए, सब कुछ हम साथ साथ करते रहेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप मैसेज करना, मैं हिमांशु सर के साथ बात करके हम लोग लाइव जाएंगे और आपके डाउट्स को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लो, जो मैं ग्रुप में हूँ, आप मुझे मैसेज कर सकते हो।